नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। मित्रों, धीरे धीरे आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं क्योंकि धीरे धीरे सब्सक्राइबर्स की संख्या में वृद्धि हो रही है। तो मैं आपसे एक बार फिर पहले अपील करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको विभिन्न विषयों पर वीडियो की सूचना मिलती रहे। मित्रों, आज की चर्चा का विषय है सोशल बैकग्राउंड ऑफ नेशनल मूवमेंट। सोशल बैकग्राउंड ऑफ नेशनल मूवमेंट अर्थात भारतीय राष्ट्रवाद की या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सामाजिक पृष्ठभूमि। मित्रों, भारतीय इतिहास के अगर पिछले 1000 वर्ष के इतिहास को हम देखें या उसका सर्वेक्षण करें तो भी इतनी विषमता हम उसमें नहीं पाएंगे जितनी विषमता की हमें 19वीं शताब्दी में दिखाई पड़ती है। उसका कारण क्या था कि 19वीं शताब्दी वो एक निर्णायक शताब्दी थी और जिसमें हमें बहुत सामाजिक उथल पुथल दिखाई देती है। एक तरह का सामाजिक परिवर्तन हमें दिखाई देता है भारतीय समाज में, और ये परिवर्तन किस प्रकार से हुआ, ये रूपांतर किस प्रकार से हुआ, तो इसके लिए बहुत सारे तथ्य जो हैं वो जिम्मेदार हैं, बहुत सारे कारक हैं इसके लिए जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसने भारतीय जनजीवन के अनेक माध्यमों जैसे प्रशासन, विधि निर्माण, औद्योगिकरण, शहरीकरण, कृषि व्यवस्था इत्यादि सबको प्रभावित किया। और इस सब का असर जो है केवल उन भारतीयों पर ही नहीं पड़ा जो कि उससे जुड़े हुए थे, बल्कि संपूर्ण भारतीय समाज पर इसका अत्यधिक प्रभाव पड़ा और किसी न किसी प्रकार से जो है इसने भारतीय जनजीवन को प्रभावित किया। और जो भारत के समाज के जो परंपरागत जो मानदंड थे, जो प्रतिमान थे, उनके साथ भी इसने छेड़छाड़ की। 1857 का वर्ष जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष था। विद्रोहियों की पराजय के बाद हम ये देखते हैं कि जो पुरानी व्यवस्था थी उसका लगभग अंत होने लगा। सामाजिक उत्तेजना का प्रारंभ भारत में 19वीं शताब्दी के तृतीय दशक में ही हो चुका था, किंतु इसकी जो परिणति थी वो नेतृत्व के अभाव में हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में इसकी चरम परिणति हुई, क्योंकि पहले जो है नेतृत्व का अभाव था। और अब हम देखते हैं कि 1858 ईस्वी के बाद से धीरे धीरे जो है वो राष्ट्रीय आंदोलन जोर पकड़ने लगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे इतिहासकारों ने 1857 की क्रांति को भारतीय स्वतंत्रता का पहला संग्राम माना है। और बाद में जब 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हो गई तो फिर उसके बाद संगठित रूप से राष्ट्रीय आंदोलन का हम कह सकते हैं प्रारंभ हुआ। अंग्रेज की बात अगर हम करें, अंग्रेज सरकार की यानी कि, तो अंग्रेज़ों की विदेशी पने ने भारत के लोगों की भावनाओं को काफ़ी चोट पहुंचाई। उनके और भारतीयों के बीच कोई सीधा संपर्क एक तरह से नहीं था। कारण क्या था कि भारतवासी जो थे वो विदेशियों को अपना हितैषी नहीं मानते थे, और विदेशी भी जो है वो भारतवासियों को एक तरह से घृणा की दृष्टि से देखते थे। वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इत्यादि की भावना जो थी वो दिखाई देती थी उनमें। तो अधिकांश विदेशी अधिकारियों ने भारतीयों के साथ बहुत ही तिरस्कारपूर्ण, बहुत ही घटिया व्यवहार किया था। और यहाँ तक कि जो बहुत उच्च श्रेणी के जो भारतीय थे वो भी विदेशियों के सामने जाने में डरते थे। ब्रिटिशों के मतलब जातीय पूर्वाग्रह और उनके अहंकार के कारण नेहरू जैसे लोग जो थे उन्हें भी विदेशियों के बारे में अपना विचार जो था वो बदलने को मजबूर होना पड़ा। तो अपनी तथाकथित सामाजिक श्रेष्ठता के द्वारा ब्रिटिशर्स ने तो केवल भारतीयों का अपमान ही किया था, किंतु हमारा आर्थिक शोषण करके
उन्होंने हमें ज़बरदस्त चोट पहुंचाई। तत्कालीन वर्तमान और मतलब जो अर्थव्यवस्था थी वो उसके प्रति उन्होंने एक तरह से लोभ अपना प्रकट किया और साथ ही साथ उन्होंने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रणयन किया और भारत का जो सामाजिक ढांचा था उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन उन्होंने किया। गांव का जो सामुदायिक जीवन था वो बिखर गया। जब भूमि स्वामित्व के लिए अधिकारों का सृजन किया गया और स्वामित्व के अधिकारों का सृजन किया गया और एक तरह से क्या कहते हैं कि मनी इकॉनमी जिसे कहते हैं, पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था थी या धन अर्थव्यवस्था थी उसको लागू किया गया। बाद में संचार साधनों के विकास के कारण गांव और शहर जो है वो करीब आए और शहरों का विकास हुआ। गांव, कस्बे, शहर, प्रांत सभी एक दूसरे से जुड़े। इसके साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था अब विश्व की अर्थव्यवस्था बन चुकी थी। कच्चा माल जो है वो हमारे देश से बाहर जाने लगा और तैयार माल जो था वो उसके लिए भारत में एक अच्छा बाजार मिल गया ब्रिटिशर्स को। तो उपर्युक्त बातों का परिणाम यह हुआ कि भारत में एक प्रकार का सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना, एक प्रकार की सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना हम कहते हैं कि जागृत होने लगी। परंपरागत सामाजिक ढांचे के विध्वंस से राष्ट्रीय चेतना जगाने में बहुत मदद मिली, सहायता मिली। किंतु कई कारणों से भारतीय सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना जो है वो सब जगह एक जैसी नहीं थी। पहले ब्रिटिश प्रशासन देश के कुछ ही हिस्सों में था। अब प्लासी के युद्ध के बाद इसका विस्तार प्रारंभ हुआ और पूरे भारत में अंग्रेज़ों को शासन करने में, फैलने में लगभग 1 शताब्दी का समय लग गया धीरे धीरे। तो कुछ चुने हुए क्षेत्रों में ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी जहां ब्रिटिशों द्वारा जो है वो इस तरह की अर्थव्यवस्था लागू की गई थी। और कृषि व्यवस्था का जहां तक सवाल है तो हम ये कह सकते हैं कि वो रंग बिरंगी थी, एक जैसी नहीं थी। किंतु राष्ट्रीय सामाजिक चेतना पूरे भारत में उत्पन्न हुई, जबकि ये राष्ट्रीय चेतना जो है वो कहीं ज़्यादा थी और कहीं कम थी। तो इस पृष्ठभूमि पर राष्ट्रीय आंदोलन के उदय को देखते हुए हम स्पष्ट रूप से उन सामाजिक वर्गों को पहचान सकते हैं जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के उदय को प्रेरित किया। सर्वप्रथम सामाजिक वर्ग था शिक्षित मध्यम वर्ग। दूसरा वर्ग था कृषकों का, किसान जो थे उनके बीच में निरंतर असंतोष बना हुआ था। तीसरा वर्ग जो है बुर्जुआ वर्ग था और चौथा वर्ग था मजदूर। तो मजदूर भी जो है धीरे धीरे अपने अधिकारों को पहचान रहे थे और आंदोलित हो रहे थे। तो इस अवस्था के बाद राष्ट्रीय आंदोलन को गति मिली और धीरे धीरे जो है राष्ट्रीय आंदोलन चरम सीमा पर पहुंचने लगा। तो जैसे हमने 4 वर्गों की बातचीत की, तो इन 4 वर्गों ने राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरणा दी। कुछ अन्य वर्ग भी थे जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को बाधित किया। अब जैसे प्रिंसले स्टेट्स थे। प्रिंसले स्टेट्स जो है उन्होंने 1857 के विद्रोह के बाद हम ये देखते हैं कि वो ब्रिटिशों के साथ हो गए। ब्रिटिशर्स ने उनको अपने साथ मिला लिया था। जमींदारों, भूस्वामियों, साहूकारों आदि के, जो कि ब्रिटिश राज के समर्थक थे, उनके अनुकूल कानून बनाए गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा। जातीय आंदोलनों और मुस्लिम आंदोलनों से भी ब्रिटिशों ने फ़ायदा उठाया और उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के एक हम ये कह सकते हैं कि प्रतितोल के रूप में, यानी काउंटर पोएज के रूप में जिसे अंग्रेजी में कहें, इन सब का उन्होंने प्रयोग किया। इसके अलावा जिन सामाजिक वर्गों ने राष्ट्रीय आंदोलन को प्रोत्साहन दिया वे 19वीं शताब्दी में होने वाले धार्मिक सामाजिक आंदोलनों से बहुत अधिक प्रभावित थे। इन आंदोलनों ने भारतवासियों को गौरवान्वित किया था और जो कि राष्ट्रीय आंदोलन के लिए हम कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण संगठक
बन गया था। इसके अलावा सामाजिक धार्मिक सुधारकों ने शिक्षा पर विशेष बल दिया और शिक्षित व्यक्तियों ने एक नए तरीके से सोचना प्रारंभ कर दिया देश के बारे में, समाज के बारे में। तो अधिकांश शिक्षित लोग जो थे वो पाश्चात्य उदारवाद, तार्किक दृष्टिकोण, स्वतंत्रता और प्रजातांत्रिक संस्थानों और लोक कल्याणकारी विचारों से प्रभावित थे। उन्होंने विदेशी साहित्य का अध्ययन किया था और उनको फ्रांस की क्रांति वगैरह का अध्ययन किया उन्होंने, और उसके अलावा उन्होंने जो पाश्चात्य दार्शनिक वगैरह थे उनके भी विचारों का अध्ययन किया, तो उससे वो काफ़ी प्रभावित थे। अब हम एक एक वर्ग की बात करते हैं। सबसे पहले मध्य वर्ग की बात करें तो व्यावसायिक वर्गों ने 1884 ईस्वी के पूर्व कई संगठन बनाए, जैसे कि मद्रास नेटिव एसोसिएशन, बॉम्बे एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन इत्यादि। तो इन्होंने नौकरियों, जो सरकारी नौकरियां थीं, तो इनकी मांग ये थी कि सरकारी नौकरियों का भारतीयकरण किया जाए। अब प्रारंभ से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो कार्य प्रणाली थी उससे यह दिखाई देता है कि बौद्धिक वर्ग को हम ये कह सकते हैं कि जो बौद्धिक वर्ग था को प्रारंभिक औद्योगिक जो बुर्जुआ लोग थे उनका समर्थन प्राप्त था। इसी तरह से उग्रपंथी विचारधारा के लोग जो थे उन्होंने भी शिक्षित मध्यम वर्ग के लोगों का नेतृत्व प्राप्त किया, जिन्होंने अपनी जो है वो हम ये कहते हैं कि चरमपंथी विचारों के लिए जो है उन्होंने जो रूस के निहिलिस्ट इत्यादि थे उनके आंदोलनों का अध्ययन किया, और साथ ही साथ उन्होंने जो है जो सोशलिस्ट साहित्य था उसका भी अध्ययन किया। तो इसके कारण बहुत सारे क्रांतिकारी हमारे यहाँ पैदा हुए, जो कि हम देख सकते हैं। इसके अलावा प्रबुद्ध वर्ग ने ही ट्रेड यूनियन आंदोलनों का प्रारंभ किया, और साथ ही साथ उन्होंने ही जो है वो किसान आंदोलनों का नेतृत्व किया। 1861 और 1861 और 1892 के अधिनियमों से हम देखते हैं कि शिक्षित अभिजात वर्ग के लिए जो है उसमें कुछ रियायतें थीं। इसी तरह से 19वीं शताब्दी के अंत में शिक्षित बेरोजगारों की जो दशा थी वो काफ़ी दयनीय थी, और इसने जो है वो जो हम कह सकते हैं कि उग्रपंथी राष्ट्रवाद और एक तरह से जो क्रांतिकारी जो रिवोल्यूशनरी आंदोलन था जो बंदूक पिस्तल पर आधारित था, तो उस तरह के आंदोलनों को जो है उसने प्रोत्साहित किया। अब हम किसानों की बात करते हैं। 1870 और 1897 के बीच भयंकर अकाल पड़े। आर्थिक शोषण ने इसे और भयंकर बना दिया। अतः जमींदारों, भूस्वामियों, महाजनों और सरकार के विरुद्ध किसान आंदोलन हुए। 1870 में बंगाल के किसानों के विद्रोह के परिणाम स्वरूप हम ये देखते हैं कि बंगाल टीनेंसी एक्ट लाया गया। इसी तरह से महाराष्ट्र में हम देखते हैं कि महाराष्ट्र के किसान भी पीछे नहीं रहे। वहाँ के किसानों ने भी महाजनों को चुनौती दी, किंतु ब्रिटिश कोर्ट्स जो थी, कोर्ट ने महाजनों का समर्थन किया। अतएव किसानों ने उनके घरों पे आक्रमण करके कुछ को मार डाला, तथा जो कागजात वगैरह थे जिन पे उनकी ज़मीनें वगैरह गिरवी रख दी गई थी, जो गिरवी वगैरह के कागजात थे, कहने का मतलब उन कागजातों को किसानों ने जला दिया। दंगों की समाप्ति के बाद सरकार ने 1879 में डेक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट पारित किया, जिससे कि थोड़ा बहुत किसानों को सहूलियत मिली। 1890 के दशक में किसानों ने पंजाब में महाजनों के, पंजाब की बात कर रहे हैं हम, 1890 के दशक में किसानों ने पंजाब में महाजनों के खिलाफ विद्रोह किया, और इसके फलस्वरूप सरकार ने एक एक्ट पास किया जिसे एलिनिएशन एक्ट 1902 कहा जाता है।
लॉर्ड कर्जन के समय में भू राजस्व नीति पर हम ये देखते हैं कि एक प्रस्ताव पारित किया गया था। इसी तरह से चंपारण में हम देखते हैं गांधी जी ने जब वो भारत आए साउथ अफ्रीका से, तो उनका जो पहला आंदोलन था वो चंपारण में हुआ, नील की खेती करने वाले यूरोपियंस के खिलाफ। तो गांधी जी ने 1917-18 में नील उत्पादकों के विरुद्ध जो विद्रोह था उसका नेतृत्व किया और उन्होंने उसकी जांच पड़ताल करके फिर जो नील की खेती कराई जाती थी उसको समाप्त करवाया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भू राजस्व न चुकाने का एक तरह से नारा दिया। हालांकि देर से ही उन्होंने, काफ़ी देर से ही सही, लेकिन उन्होंने भू राजस्व न चुकाने का नारा दिया। असहयोग आंदोलन के समय हम ये देखते हैं कि कई और आंदोलन फूट पड़े जो कि बिना कांग्रेस के सहयोग के ही जन्मे थे। जैसे मोपला विद्रोह का उदाहरण हम दे सकते हैं, जो कि दक्षिण भारत में केरल की तरफ हुआ था। इसी तरह से आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश इत्यादि में भी किसानों के विद्रोह हुए। सीताराम राजू के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश में कृषक आंदोलन हुआ। इसके अलावा सीतापुर, रायबरेली और उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में भी किसान आंदोलन हुए। मित्रों, चौरी चौरा की दुर्घटना के बाद किसानों ने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत पर स्वयं को संगठित किया। 1923 में आंध्र में किसान और मजदूर यूनियन बने। 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन में उत्तर प्रदेश किसान सभा ने एक मेमोरेंडम प्रस्तुत किया था। तो किसान आंदोलनों की प्रगति को देखते हुए गांधी जी ने भी उनका समर्थन किया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के समक्ष एक 11 सूत्रीय कार्यक्रम उन्होंने ब्रिटिश सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया था। 1929 ईस्वी की आर्थिक मंदी का असर जो है पूरी दुनिया के साथ साथ भारत के ऊपर भी पड़ा और भारत के किसानों के ऊपर इसका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा। उनके मतलब किसानों के विभिन्न दलों ने कांग्रेस की सभाओं में हिस्सा लेना प्रारंभ कर दिया कृषकों ने, और नागरिक अवज्ञा आंदोलन के बाद ही किसानों ने स्वतंत्र संगठन भी अपना बनाया। तो 1934 और 1935 में सरकार ने किसानों के लाभ के लिए कई सुरक्षात्मक कदम उठाए। 1935 में ऑल इंडिया किसान सभा हुई और एक सुप्रीम अखिल भारतीय किसान संगठन के निर्माण हेतु प्रस्ताव किया गया। नेहरू जी ने भी जो है इसका, जवाहरलाल नेहरू ने भी इसका स्वागत किया। 1937 में कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में किसानों के बारे में बहुत सारी बातें कही गई थी। किसानों की मांगों को देखते हुए एक सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रम जो है उस घोषणा पत्र में 1937 के चुनावी घोषणा पत्र में सम्मिलित किया गया था। किसानों ने कांग्रेस को वोट दिया, यद्यपि कांग्रेस सरकार सत्ता में आने पर भी किसानों के लाभ के लिए कुछ भी ठोस नहीं कर पाई। किसानों ने अनेक सभाएं की, किसानों ने बहुत सारे प्रदर्शन किए। दूसरी ओर कांग्रेस सरकार ने किसान संगठनों पर बैन लगाने और उनके नेताओं को गिरफ्तार करने का काम किया। तो किसानों ने राष्ट्रीय आंदोलन को बहुत अधिक प्रोत्साहन हम ये कह सकते हैं कि दिया। किसान संघर्षों ने राष्ट्रीय नेताओं को ब्रिटिशर्स द्वारा किए गए अन्यायों की, जो ब्रिटिशर्स जो अन्याय करते थे, एक तरह से हम कह सकते हैं कि उन अन्यायों में एक अन्याय ये भी था जो कि बहुत बड़ा अन्याय था, जो किसानों के प्रति ब्रिटिशर्स किया करते थे। अब हम बुर्जुआ वर्ग की बात करते हैं मित्रों। आधुनिक व्यापार, वाणिज्य, उद्योग और बैंकिंग के साथ साथ मध्य वर्ग का उदय हुआ। 1887 में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना हुई। साथ ही कई अन्य संगठनों का जन्म हुआ, जैसे कलकत्ता में इंडियन मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना हुई।
ये लगभग 1900 ईस्वी में। फिर 1909 में मद्रास में साउथ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना हुई। 1927 में महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना हुई। तो इन संगठनों ने ब्रिटिश एकाधिपत्य पर प्रहार किया। हाँ, इस तरह से जो है हाजी ने लेजिस्लेटिव असेंबली में भारतीय हितों की रक्षा हेतु एक बिल भी प्रस्तुत किया था। और औद्योगिक वर्ग 1905 ईस्वी तक काफ़ी सचेत और शक्तिवान, हम कह सकते हैं, काफ़ी सचेत हो गया था और काफ़ी उसने ताकत भी प्राप्त कर ली थी। इसने व्यावसायिक वर्गों का समर्थन किया। इन्होंने सरकार से संरक्षण, उचित एक्सचेंज दर तथा सब्सिडी इत्यादि की मांग की। इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भी प्रवेश करना प्रारंभ किया जो औद्योगिक वर्ग था, और उन्होंने स्वदेशी बहिष्कार आंदोलनों को अपने लिए लाभप्रद पाया, क्योंकि अगर भारत के लोग स्वदेशी उत्पादों का प्रयोग करते तो हमारे यहाँ के उद्योगपतियों को उसका लाभ होता। इसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन में बौद्धिक वर्ग, वाणिज्यिक वर्ग, मध्य वर्ग और शिक्षित मध्य वर्ग का एकाधिकार समाप्त हो गया। तो राजनीतिक रूप से सचेत उद्योगपति जो थे वो उनके साथ हो गए। 1914 से 1918 के बीच अगर हम देखें तो औद्योगिक विकास के कारण इस वर्ग की काफ़ी वृद्धि हुई। इसके कारण बुर्जुआ वर्ग की, और इसके कारण युद्ध के बाद उनका प्रभाव राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ा। गांधी जी की नीतियों से भी बिड़ला, बजाज, साराभाई इत्यादि जो है वो काफ़ी प्रभावित हुए। 1937 के बाद कांग्रेस सरकार ने अनेक स्थानों पर मजदूर आंदोलनों के खिलाफ पुलिस का प्रयोग किया तथा उनके संगठनों पर बैन लगा दिया। तो इस तरह के काम कभी कभी कांग्रेस किया करती थी जिसका विरोध होता था। अब हम वर्किंग क्लास मूवमेंट्स की बात करें, यानी मजदूर आंदोलनों की बात करें, राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी क्या भूमिका रही। तो मजदूरों ने मुख्य रूप से बम्बई और कलकत्ता में स्वयं को संगठित किया। पहले तो कुछ मानववादियों और उद्योगपतियों ने ही मजदूरों की अवस्था में सुधार हेतु आवाज़ उठाई, जो मानवाधिकारवादी थे। और तो 1908 में तिलक को सजा होने, बाल गंगाधर तिलक को सजा होने के बाद मजदूरों ने बम्बई में एक विशाल जुलूस निकाला। बहुत जल्दी मजदूरों का मोह भंग हो गया, क्योंकि जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन जोर पकड़ता गया, मध्यम वर्ग का उस पर नियंत्रण होता गया। प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने तक मजदूर मार्क्सवादी प्रभाव में आ गए, क्योंकि रूस में क्रांति हो चुकी थी और वहाँ की जो रूस की जो समाजवादी व्यवस्था की जो हवा थी वो भारत में भी आई। यहाँ बहुत सारे लोग जो थे उस विचार से प्रभावित थे और उन्होंने धीरे धीरे मजदूरों को अपने प्रभाव में ले लिया। तीसरे और चौथे दशक में कांग्रेस में हम ये देखते हैं कि वाम पंथ जो था या वाम पक्ष को कांग्रेस ने भी महसूस करना शुरू कर दिया, किंतु गांधी जी और कांग्रेस की उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी। चौथे दशक से मजदूर जो थे वो मजदूर आंदोलन जो है चौथे दशक के बाद बिना किसी सहायता के आगे बढ़ते रहे। तो मित्रों, ये सब चीज़ें हम देखते ही हैं। साथ ही साथ कुछ और भी बातें थी जो राष्ट्रीय आंदोलन की सामाजिक पृष्ठभूमि से संबंधित थी। जैसे लिटन की बात करें हम, जो कि एक तरह से बहुत उग्रपंथी विचार का था, भारत विरोधी था, वो भारतीयों को पसंद नहीं करता था। तो लिटन ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था कि भारत की रूढ़िवादी ताकतों को ब्रिटिश शासन का समर्थन करना चाहिए, और साथ ही साथ उसका ये मानना था कि उदारवादियों के नेतृत्व में कांग्रेस जो है और उग्रपंथियों तथा गांधी ने भी जमींदारों इत्यादि का समर्थन किया। तो ये देखने में आया जो है कि जो
उच्च वर्ग के लोग थे। तो हालांकि ये नेता बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन ये लोग उनका समर्थन करते थे। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष बर्दवान के महाराजा थे, जो कि स्वतंत्र होने की इच्छा रखते हुए भी वो ब्रिटिश शासन के प्रति सद्भाव रखते थे। और ऐसे राजाओं की कमी नहीं थी, ऐसे बहुत सारे देशी राजा महाराजा थे जो कि अंग्रेज़ों से मेल मिलाप रखते थे, उनके प्रति स्वानुभक्त बने रहते थे। 1882 में गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1882 नहीं बल्कि 1862 में गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल में बनारस के राजा और पटियाला के महाराजा शामिल किए गए थे। जमींदारों को भी काउंसिल में स्थानांतरित कर दिया गया। महाराजा दरभंगा ने जाति प्रथा का समर्थन किया था। आगे चल के हम देखते हैं 20वीं शताब्दी में 1924 ईस्वी में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार ने की, और उनके मिथ्याभिमान का लाभ उठाया। ये जो प्रिंसले स्टेट्स थे वो उनका जो अहंकार था, उनका जो अभिमान था, उसका लाभ उठाया। सरकार ने 1935 के अधिनियम में भी प्रिंसले स्टेट्स जो थे उनके हितों की रक्षा की। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि जमींदार, भूस्वामी, महाजन आदि ने और इन लोगों ने जो है वो काफ़ी लाभ उठाया। जो है ये शोषण करने वाले वर्ग में जो है ये लोग भी जो है वो शामिल हो गए थे, और अंग्रेज़ों ने इनको शह दी थी। इसी तरह से मुस्लिम राष्ट्रवाद था, तो मुस्लिम राष्ट्रवाद का फ़ायदा जो है अंग्रेज़ों ने उठाया और देश में सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया भारतीयों के अंदर। अगर देखा जाए तो उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई। तो इस तरह से मित्रों उम्मीद है कि जो भारतीय राष्ट्रवाद की जो सामाजिक पृष्ठभूमि थी उसमें विभिन्न वर्गों का क्या रोल था उसके ऊपर हमने चर्चा की। और ये बहुत बड़ा विषय है, एक छोटे से वीडियो में इसको समझ पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की आपको कि जो बुर्जुआ वर्ग था, जो मध्य वर्ग था, जो किसान वर्ग था, जो मजदूर वर्ग था, उनकी क्या स्थिति थी वो आपको बताने का प्रयास किया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस पर कमेंट करें, मेरे चैनल को आप लाइक भी करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।